हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलबीएस। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है एसपी पटवारी जीके सीरीज का, जिसमें हम टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप उसको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 312 संसद द्वारा किसके सृजन का प्रावधान करता है? यानी कि आर्टिकल 312 के तहत किसके गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 312 के तहत जो है संसद अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज इसकी स्थापना कर सकती है। भारत में जो है 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एंड आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारत में। ठीक है, तो आर्टिकल 312 के तहत जो है इनके गठन का प्रावधान है। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। आर्टिकल 312 के तहत जो है संसद जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठित कर सकती है। यानी आर्टिकल 312 जो है संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की शक्ति देता है। ये तभी संभव है, यानी मतलब इसका गठन कैसे होगा, जब जो है राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में आवश्यक घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित करे। यानी आर्टिकल 312 जो है राज्यसभा को ही पावर देता है कि वो जो है विशेष बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से जो है अखिल भारतीय सेवाओं को जो है उनकी स्थापना कर सकता है। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा के पास ये पावर आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं गठन करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है ये सेंटर और स्टेट दोनों के अधीन जो है कार्य करती है। यानी जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए जो है वर्क करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस ये क्या होती है? हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज है। और जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज है ये भारत के भाग 14, ठीक है, भाग 14 में जो है ये मेंशन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका पार्ट याद रखना है। तो भारतीय भाग 14 में जो है ये अखिल भारतीय सेवाएं मेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती है ये करता है सेंटर, और लेकिन ये काम कहाँ करती है? स्टेट में। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं जो है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कार्य करती है, यानी दोनों के अधीन कार्य करती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब भारत सरकार अधिनियम 1858 के लागू होने के बाद किन प्रशासनिक निकायों को समाप्त कर दिया गया था? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में जो है, उसके लागू होने के बाद जो है किन बॉडीज को जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज थी, तो कौन सी जो बॉडीज थी जिनको जो है एबोलिश कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद? तो वो थे आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन बॉडीज को जो है समाप्त कर दिया गया था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू हुआ था। उसके बाद जो है इन बॉडीज को जो है एबोलिश कर दिया गया। उनका काम क्या था एक्चुअली? 1784 में जो है 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट आया था। फिट्स इंडिया एक्ट, इसके थ्रू जो है भारत में जो है 2 बॉडीज का गठन किया गया था। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था भारत में कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को देखना। ठीक है, कमर्शियल अफेयर्स को देखना, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को देखना, ये काम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। ठीक है, एंड कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना, कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना, ये काम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। यानी कि जितने पॉलिटिकल अफेयर्स थे कंपनी के वो जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करता था। एंड कंपनी के जो भी कमर्शियल अफेयर्स थे वो जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या करते थे? मैनेज करते थे। ये इनके काम थे।
सो होता क्या है, 8058 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके तहत जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है एबोलिश कर दिया गया था। सो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो है समाप्त कर दिया। ये निकाय जो है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के प्रशासन को नियंत्रित करते थे। ठीक है। और 1858 के बाद भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था, क्योंकि इससे पहले जो है भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मैनेज कर रही थी। लेकिन 1857 में जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 में जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया, उसके थ्रू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ये भारत का प्रशासन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अपने पास ले लिया था। सो इसलिए जो है भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। कब? 1858 के बाद। और भारतीय मामलों को नियंत्रित करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया पद सृजित किया गया था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो है नई पोस्ट बनाई गई थी, जिसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये जो था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था, और ये जो है ब्रिटेन में रहकर ही जो है भारत का प्रशासन संभाल रहा था, क्योंकि इसका जो एजेंट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एजेंट था भारत में वायसराय। क्योंकि इस एक्ट में जो है भारत में जो है एक नई पोस्ट क्रिएट की थी, जिसका नाम रख दिया वायसराय। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट से पहले जो है भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट हुआ करती थी, जिसको जो है वायसराय में मर्ज कर दिया गया था। तो जो वायसराय था, ये एजेंट की तरह काम कर रहा था, किसके? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 जो एक्ट था, इसके तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको जो एबोलिश कर दिया गया था इन पोस्ट को, एंड एक नई पोस्ट बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है। और इसके एजेंट के तहत जो है भारत में वायसराय काम करता था अपना। वो भारत का पहला वायसराय बना था कैनिंग। ठीक है, कैनिंग। 1856 में जो है ये भारत का गवर्नर जनरल बना, लेकिन 1858 में जो एक्ट आया, जिसके तहत जो है एक नई पोस्ट क्रिएट की गई वायसराय, तो इसलिए जो है कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय बनता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान शामिल है? सो किस अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो है प्रावधान शामिल है? वो है आपके 10 शेड्यूल में। 10 शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में हमें एंटी डिफेक्शन एक्ट के प्रोविजन जो है देखने को मिलते हैं। सो पहले हम जानेंगे कि ये डिफेक्शन होता क्या है। सो डिफेक्शन थोड़ा देख लेते हैं, होता क्या है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो है अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जो है शामिल हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जो है शामिल हो जाता है, उसको कहा जाता है डिफेक्शन। यानी अपनी पार्टी छोड़ देना, किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना, इसको कहा जाता है डिफेक्शन। ठीक है। अब जो डिफेक्शन है, इसको रोकने के लिए जो है एक एंटी डिफेक्शन लॉ को जो लाया गया था, ताकि ऐसे लोगों को जो है पनिश किया जा सके। ठीक है ना, तभी जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया था, ताकि ये जो प्रैक्टिस हो रही है कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ दे रहा है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जा रहा है, इसको रोका जा सके। क्योंकि इसके कारण जो है एक समस्या उत्पन्न होती है। वो क्या समस्या क्या है? राजनीतिक अस्थिरता। अस्थिरता। ऐसा करने से क्या होता है? राजनीतिक अस्थिरता की जो है समस्या जो है उत्पन्न होती है। तो इस समस्या से बचने के लिए जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया था। ठीक है। सो थोड़ा हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये राजनीतिक अस्थिरता की जो है इसमें समस्या कैसे उत्पन्न होती है, ये देख लेते हैं हम एक एग्जांपल से। सो देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो है
पार्टी रूल सिस्टम है, मेजोरिटी पार्टी रूल सिस्टम। भारत में जो मेजोरिटी पार्टी रूल सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी वो पार्टी जो है अपनी सरकार बनाएगी। सो मान लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो है 100 सीटें हैं, और यहाँ पे जो है केवल दो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी बी। ठीक है, चुनाव होता है तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी ए 51 सीटें जीतती है, और पॉलिटिकल पार्टी जो बी जो है 49 सीट्स जो है, 49 जो सीट है वो जीतती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजोरिटी किसके पास है, मेजोरिटी किसके पास, यानी सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती है, वो जीती है पॉलिटिकल पार्टी ए ने। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है पॉलिटिकल पार्टी ए बनाएगी, या बनाएगी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी हिमाचल प्रदेश में। लेकिन होता क्या है, इस पॉलिटिकल पार्टी ए के दो सदस्य जो है पॉलिटिकल पार्टी बी को जो है ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ए के दो सदस्य जो है पॉलिटिकल पार्टी बी में ज्वाइन हो जाते हैं, यानी इस पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है ज्वाइन कर लेते हैं। सो इस कंडीशन में क्या हुआ, अब क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी ए के पास रहेगी 49 सीट्स, और पॉलिटिकल पार्टी बी के पास हो गई 51 सीट्स। सो मेजोरिटी किसके पास है, अब जो मेजोरिटी है वो है पॉलिटिकल पार्टी बी के पास। अब कौन सरकार बनाएगी, तो अब जो है पॉलिटिकल पार्टी बी जो है अपनी सरकार बनाएगी, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। सो देख सकते हो आप यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता की जो है समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी बी के 5 बंदे यहाँ पे चल जाए, तब पॉलिटिकल पार्टी ई के पास जो है मेजोरिटी हो जाएगी, तब ये सरकार बनाएगी। तो डिसीजन नहीं ले पा रहे ना कौन सरकार बना रही है। तो डिफेक्शन के कारण क्या हो रहा है, राजनीतिक अस्थिरता की जो है समस्या पैदा हो रही है। सो इस चीजों को, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया था, ताकि ये चीजें ना हो। ठीक है, थोड़ा हम और देख लेते हैं इसके बारे में। इससे कुछ एक्सेप्शन वगैरह भी देखेंगे हम अभी। सो देखिए, हम पहले लिखते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन जो ये लॉ है, ये किसके ऊपर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, या किसी स्टेट की विधानसभा का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है, उसके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन जो ये एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा। यानी कि यदि कोई राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का मेंबर या किसी विधानसभा का मेंबर जो है अपनी पार्टी को जो है चेंज करता है, यानी अपनी पार्टी बदलता है, उसको जो है उसकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी एंटी डिफेक्शन एक्ट के थ्रू। ठीक है, यदि लेकिन कोई व्यक्ति जो है, यदि कोई व्यक्ति जो है यदि कोई व्यक्ति जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है सदस्य है, ठीक है ना, ना कि वो राज्यसभा का मेंबर है, ना कि लोकसभा का मेंबर है, या किसी विधानसभा का मेंबर है, सिर्फ वो जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है, नॉर्मल सदस्य है। तो यदि वो पार्टी बदलता है उसके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ जो है नॉर्मल सदस्य है, ठीक है, यानी वो एमपी और एमएलए नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति है वो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, तो उसके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है नहीं लगेगा। यदि वो राज्यसभा, लोकसभा या किसी विधानसभा का, किसी स्टेट की विधानसभा का सदस्य होगा, और यदि वो अपनी पार्टी चेंज करेगा, उसके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट लगेगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति ना तो राज्यसभा का मेंबर है, ना तो लोकसभा का मेंबर है, ना जो है किसी स्टेट की विधानसभा का मेंबर है, सिर्फ वो जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है सदस्य है, नॉर्मल सदस्य है, तो यदि वो पार्टी चेंज करता है उसके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है ये नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये था आपका एंटी डिफेक्शन एक्ट के बारे में। तो इसके हम थोड़ा कोई एक दो एक्सेप्शन देख लेते हैं जो उसमें एक्सेप्शन गिवन है।
सो उसके आपके तीन हमें एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, तीन जो है हमें एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। एक है कि यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के दो तिहाई सदस्य या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यदि किसी पार्टी के दो तिहाई सदस्य जो है दूसरी पार्टी में जो है चले जाते हैं, यानी शामिल हो जाते हैं, तो उन सदस्यों पे जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, इसमें 30 मेंबर है, इसे मान लेते हैं 10 मेंबर, ठीक है। अब इस पॉलिटिकल पार्टी की जो दो तिहाई सदस्य मतलब से 2/3 कितना होगा 20, यानी कि इस पॉलिटिकल पार्टी के 20 सदस्य जो है पॉलिटिकल पार्टी बी में शामिल हो जाते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ए में जो हमारे 30 सदस्य थे, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी बी में जो है हमारे 10 सदस्य हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी की दो तिहाई सदस्य कितना हुआ उनका 20 सदस्य हो गए, 20 मेंबर हो गए। तो जो 20 मेंबर थे वो पॉलिटिकल पार्टी बी में जो है शामिल हो जाते हैं। तो इस केस में जो ये 20 मेंबर है जिन्होंने पार्टी बदली है, इनके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगेगा। समझ रहे हो, मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी ए के जो दो तिहाई सदस्य जो थे, यानी जो मेंबर थे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बी ज्वाइन की है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी ए है इसके दो तिहाई सदस्य कितने हो गए 20 हो गए। तो जो ये 20 मेंबर है इन्होंने जो पार्टी चेंज की है, इनके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगेगा। इसको कहा जाता है आपका मर्जर, मर्जर, ठीक है। इस केस में जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, जो सदस्य जो है पार्टी चेंज करते हैं, ठीक है। एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये हुआ। आपका जो सेकंड एक्सेप्शन है ये है कि यदि किसी पार्टी के एक तिहाई सदस्य यानी एक तिहाई मेंबर है किसी पार्टी के, वो जो है कोई अदर पार्टी जो है ज्वाइन कर लेते हैं, यानी किसी पार्टी के जो है एक तिहाई मेंबर 1/3 मेंबर जो है किसी दूसरी पार्टी को जो है ज्वाइन कर लेते हैं, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके ऊपर भी जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। गॉट इट। तो तीसरा केस आपका ये है कि ये एक्सेप्शन क्या है, तो रूल ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो राज्यसभा में जो है 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, कहाँ पे राज्यसभा में। देखिए राज्यसभा में जो है प्रेसिडेंट जो भारत के राष्ट्रपति है वो 12 मेंबर जो है नॉमिनेट करते हैं, कहाँ पे राज्यसभा में। तो इनके पास जो है 6 मंथ का टाइम पीरियड रहता है, 6 मंथ का जो है टाइम पीरियड रहता है कि ये किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, मतलब कोई भी पार्टी जो है ये 6 मंथ के दौरान जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यदि 6 मंथ के बाद यदि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, इनके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट लगेगा, और ये जो है इनकी जो सदस्यता है जो है वो बर्खास्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो आपको एक्सेप्शन के ध्यान रखना है। एक्सेप्शन ये है कि यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी की दो तिहाई सदस्य किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो दो तिहाई सदस्य होंगे इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक तिहाई सदस्य किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, इनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगेगा। और जो ये एक तिहाई सदस्य वाले जो ये एक्सेप्शन है, इसको कहा जाता है स्प्लिट, ठीक है। यानी कि एक तिहाई सदस्य जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ रहे हैं एंड दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इसको कहा जाता है स्प्लिट। तो इस केस में भी जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगता, ठीक है। और प्रेसिडेंट के द्वारा जो है राज्यसभा में 12 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी नामित किए जाते हैं। तो इनके पास जो 6 मंथ होते हैं कि भाई ये किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कोई पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी ए हो या बी हो, कोई सी भी। लेकिन यदि ये 6 मंथ के बाद किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो इनके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट लगेगा और इनकी सदस्यता जो है बर्खास्त कर दी जाएगी, ठीक है। समझ गए आप। तो ये था आपका एंटी डिफेक्शन एक्ट, जो भी इसके इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी है। तो जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है, दल बदल विरोधी कानून के जो प्रावधान है संविधान की 10वीं अनुसूची में जो है निहित है, ठीक है। वो जो 10वीं अनुसूची को जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जो है हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि दल बदलने वाले सदस्यों को जो है अयोग्य घोषित कर राजनीतिक अस्थिरता को जो है रोकना है। और इस अनुसूची के तहत जो है अयोग्यता का
निर्णय जो है सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। यानी कि किसी मेंबर की सदस्यता जो है वो बर्खास्त की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसका फैसला लेता है अध्यक्ष या सभापति। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने निम्न आयु पूर्ण कर ली हो। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। यदि आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। यदि आपको पंचायत चुनाव लड़ना है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल। यदि आप 21 साल के हैं तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। यह प्रावधान जो है संविधान के भाग 9 से जो है संबंधित है, जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यानी कि पंचायती राज जो व्यवस्थाएं हैं ये भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है मेंशन किए गए हैं। ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी पंचायती राज संस्थाओं को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 1992 में। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 73rd। और जैसा कि आप जानते होंगे कि वोट करने की यानी मतदान की जो न्यूनतम आयु होती है 18 साल, यानी कि वोट देने की आयु होती है मिनिमम 18 साल। लेकिन यदि आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है तब आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 साल। ठीक है। आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। ये तो कि जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ठीक है, ये भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है मेंशन है। और पंचायती राज संस्थाओं को जो है 73rd यानी 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके थ्रू जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। किसको? पंचायत को। आपकी जो नगर पालिकाएं होती है, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं को जो है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1994 में आया था। ठीक है। उसके थ्रू जो है नगर पालिकाओं को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ठीक है। जो नगर पालिकाएं हैं ये भारतीय संविधान के भाग 10 में जो है मेंशन है। ठीक है। पार्ट 10 में। ठीक है। याद रखना है कि जो नगर पालिकाएं वो जो है 74 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1994 में, जो है इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो नगर पालिकाएं हैं ये भारतीय संविधान के भाग 10 में जो है मेंशन है, पार्ट 10 में। ठीक है। पार्ट 10 में जो है नगर पालिकाएं भारतीय संविधान में जो है मेंशन की गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। यानी कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है किस आर्टिकल के तहत जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उनका प्रशासन कर सकता है। तो ये सब मेंशन है आर्टिकल 30 में। यानी आर्टिकल 30 के तहत जो है जो माइनॉरिटीज होती है वो जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकती है और उनका प्रशासन कर सकती है। ये मेंशन है आपका आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 28 में मेंशन है कि यदि कोई शिक्षा संस्थान है, ठीक है, वो गवर्नमेंट फंडेड है, यानी कि कोई सरकारी संस्थान है, तो वहां पे जो है रिलीजियस टीचिंग्स, ठीक है, वहां पे जो है रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जाएगी। यानी कि यदि कोई इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट फंडेड है, यानी कोई सरकारी संस्थान है, सरकारी शिक्षा संस्थान है, तो वहां पे जो है धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी।
ये किया गया, बैन किया गया है इसको। यानी किसी भी सरकारी संस्थान में जो है, जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जैसे स्कूल वगैरह हो गए, कॉलेजेस वगैरह हो गए, तो वहाँ पे जो है धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। ये कहा गया है आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 28 के तहत क्या है, किसी सरकारी संस्थान में जो है धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 24 में जो है, यदि कोई बच्चा है 14 साल से छोटा है, ठीक है, 14 साल से उसकी कम उम्र है, तो उसको जो है फैक्ट्री में, यानी कारखाने में, उसको बोलते हैं हिंदी में कार फैक्ट्री, और जो माइंस होती है, यानी खानों में जो है उससे काम नहीं करवाया जाएगा। यदि कोई बच्चा जो है उसकी उम्र 14 साल से कम है, उसको जो है खतरनाक जगह, यानी जो डेंजरस जो प्लेस होते हैं वहां पे जो है उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। जैसे कि फैक्ट्री हो गया, माइंस होगी, जहाँ पे माइन होती है ना, जहाँ पे खाने होती है, तो वहां पे जो है उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 29 में ये मेंशन है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ठीक है, उनको जो है अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि, ठीक है, उनको जो है अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को जो है उनका जो है संरक्षण करने का उनको अधिकार प्राप्त है। ठीक है। आर्टिकल 29 के तहत जो है अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि का जो है संरक्षण कर सकती है, यानी इसको संरक्षित कर सकते हैं और अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 28 में मैंने आपको बताया, कोई सरकारी संस्थान है, ठीक है, वहां पे जो है रिलीजियस टीचिंग्स यानी कि धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी, ये बैन किया गया है। आर्टिकल 24 में कहा गया है, यदि कोई बच्चा 14 साल से छोटा, यानी 14 साल से उसकी उम्र कम है, तो उससे जो है खतरनाक जगह हो, जैसे कि फैक्ट्री होता है ना, माइंस होगी, वहां पे जो है इनसे काम नहीं करवाया जाएगा। यदि आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को जो है संस्कृति, भाषा और अपनी लिपि को जो है उनका संरक्षण करने का उनको अधिकार है। ठीक है। सो आर्टिकल 30 में जो है अल्पसंख्यकों को जो है अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 30। यानी अल्पसंख्यक वर्ग जो है आर्टिकल 30 के तहत जो है अपनी पसंद के जो है शैक्षणिक संस्थान होते हैं, ठीक है, उनको स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन करने का उनको अधिकार है। ठीक। राज्य सहायता प्रदान करते समय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1878 ईस्वी में। ये किसने की थी? ये की थी आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने। ठीक है। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1878 में। कहाँ पे? प्लेस ही पूछता है आपसे क्वेश्चन में, पूछता है कि आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी, क्योंकि आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो भी समाज थे इनसे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इनसे पूछा जाता है कि इनके फाउंडर कौन थे, ठीक है, उनका सन क्या था एंड उनका प्लेस क्या था। तो आपको ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो जो साधारण ब्रह्म समाज था, इसकी स्थापना जो है 1878 में हुई थी, यानी 1878 में हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री। यानी कि आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जी ने जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। थोड़ा इसका बैकग्राउंड में जान लेते हैं। देखिए 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना ये किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने। ठीक है, कब? 1828 में। तो 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा राममोहन राय जी ने। इसके बाद क्या होता है? तो राजा राममोहन राय जी की जो है 1833 में जो है डेथ हो जाती है। कब? 1833 ईस्वी में जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद जो है 1842 में जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज को जो है ज्वाइन करते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है 1839 में जो है तत्वबोधिनी
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। कब? 1839 ईस्वी में। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर है ये 1842 में जो है ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं। तो जैसे ये ब्रह्म समाज था और जो तत्वबोधिनी सभा है, इनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो उनका उद्देश्य था, लगभग एक ही जैसा था। तो 1842 में जो है ब्रह्म समाज और तत्वबोधिनी सभा को जो है मर्ज कर दिया गया। कब? 1842 में। और 1856 में जो है आपके 1856 में केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्म समाज को जो है ज्वाइन करते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ समय पश्चात जो है देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की जो आपसी मतभेद थे, यानी आपसी जो उनकी विचारधारा थी वो थोड़ी अलग अलग थी। इस कारण क्या हुआ, इनके बीच में जो है मतभेद हो गया विचारधाराओं को लेकर। देखिए 1856 में जो है केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया है, लेकिन कुछ टाइम पश्चात क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच जो है इनकी विचारधाराओं के कारण जो है इनमें मतभेद हो गया। सो हुआ क्या, 1866 में 1866 में यानी कि 1866 ईस्वी में जो है केशव चंद्र सेन को जो है ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया, यानी को बाहर निकाल दिया। किससे? ब्रह्म समाज से। तो क्या हुआ, जो केशव चंद्र सेन ने जो है अपने फॉलोअर्स के साथ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की। ठीक है। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला जो एग्जिस्टिंग जो ब्रह्म समाज था उसका नाम बदलकर इन्होंने रख दिया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है। यानी कि 1866 में क्या हुआ, ब्रह्म समाज में जो है स्प्लिट हो गया, यानी ये दो भागों में बट गया। जो केशव चंद्र सेन वाला जो ब्रह्म समाज था, यानी इन्होंने एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली थी, जो था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है। और जो आपका ब्रह्म समाज था कौन सा, देवेंद्रनाथ टैगोर वाला, यानी एग्जिस्टिंग जो ब्रह्म समाज था उसका जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है नाम चेंज करके रख दिया आदि ब्रह्म समाज। तो आगे चलकर क्या होता है, आपका जो ब्रह्म समाज था ये भी जो है डिवाइड हो गया आगे जाके फर्दर। एक्चुअली हुआ क्या था, जो केशव चंद्र सेन था, ठीक है, इसने पूरी उम्र जो है बाल विवाह को जो है नकारा था। यानी कि इनका मानना था कि ये बाल विवाह जैसी जो कुप्रथा है भारत में, भारतीय समाज में, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, केशव चंद्र सेन ने जो है अपनी 13 साल की लड़की का विवाह जो है कूच बिहार के राजा से कर दिया। ठीक है, वो भी नाबालिग थे, इनकी पुत्री भी नाबालिग थी। तो इनके फॉलोअर्स जो है इनसे नाराज हो गए कि यार कि ये तो खुद ही जो है बाल विवाह को नकारते थे, उन्होंने खुद ही बाल विवाह को प्रमोट कर दिया। तो इसलिए जो इनके फॉलोअर्स इनसे नाराज हो गए थे। तो इस कारण क्या हुआ, 1878 में जो है ये आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ये भी जो है स्प्लिट हो गया। तो 1878 में जो है इससे जो है साधारण ब्रह्म समाज की का उदय हुआ। किसी से? इससे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से। तो साधारण ब्रह्म समाज ये 1878 में जो उदय हुआ, किससे? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से। उसकी स्थापना की किसने? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। ठीक है ना। यानी कि जो आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कि 1878 में जो है स्प्लिट हो गया। ठीक है, तब इससे एक नया समाज उत्पन्न हुआ। उन्होंने जो है अलग से एक साधारण ब्रह्म समाज जो है बना लिया था, साधारण ब्रह्म समाज। कब? 1878 में। और इसमें शामिल थे कौन? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। यानी इन्होंने मिलकर जो है ये पहले क्या हुआ करते थे, ये पहले ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के जो है पार्ट हुआ करते थे। लेकिन केशव चंद्र सेन ने जो गलती की थी उसके उनकी नाराजगी की मतलब उनसे नाराज होने के कारण इन्होंने जो है एक अलग से ब्रह्म समाज बना दिया, जिसका नाम रखा गया साधारण ब्रह्म समाज। 1878 में जो है आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था, उसके संस्थापक कौन थे? यानी कि विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। जो धर्मपाल थे ये थे पाल वंश के शासक, और पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, ये पाल वंश के फाउंडर।
पाल डायनेस्टी। ठीक है, तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, एंड जो गोपाल के बाद जो देवपाल शासक बने थे, देवपाल के बाद धर्मपाल बने थे। तो जो ये धर्मपाल जी थे, इन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। एंड आपको ये भी याद रखना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने, और यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा दी जाती थी, सेम एज यहाँ पे भी। कहाँ पे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, जिसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। यहाँ पे भी जो है बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में जो है पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। ये प्राचीन भारत के प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था। ये कहाँ पे था? जो वर्तमान में जो बिहार है वहां पे स्थित था, और 12वीं शताब्दी में जो है इसको जो है बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? किस आर्टिकल में जो है जो पार्लियामेंट में सेशन होते हैं उससे जो है वो आर्टिकल रिलेटेड है? तो आर्टिकल 85 में जो है, आर्टिकल जो 85 है संसद के जो यानी जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं उससे जो है रिलेटेड है, यानी संसद के जो सेशन होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है आर्टिकल 85 में गिवन है। होता क्या है कि हर साल कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है सेशन ज्वाइन करने के लिए जो है, सेशन ज्वाइन करने के लिए जो है दोनों हाउस के जो है, बोथ हाउस के जो है, बोथ हाउस मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है सेशन को ज्वाइन करने के लिए जो है बोथ हाउस यानी राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों को जो है इनवाइट करते हैं। इसको कहा जाता है समन। ठीक है, यानी कि सेशन ज्वाइन करने के लिए जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है इनवाइट करना, इसको कहा जाता है समन। तो प्रेसिडेंट जो है कोई भी जब सेशन होने वाला होता है, ठीक है, तो दोनों हाउस के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट उनको जो इनवाइट करते हैं सेशन ज्वाइन करने के लिए। और भारत में जो है हर साल जो है 3 सेशन होते हैं। एक होता है आपका बजट सेशन, ये होता है आपका फरवरी के मंथ से लेकर मई के बीच, मई के महीने तक, मतलब जैसे कि अभी आपका बजट सेशन चल रहा है। ठीक है, तो पहला सेशन होता है बजट सेशन, चलता है फरवरी से लेकर मई तक। जो सेकंड सेशन होता है मानसून सेशन, ये होता है आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक। ठीक है, इसके बाद होता है आपका विंटर सेशन, ये होता है आपका नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच। सो हमारे जो देश में जो है एक जनरल कन्वेंशन फॉलो किया जाता है कि साल में जो है 3 सेशन हो गए। पहला सेशन होता है वो होता है बजट सेशन। जो दूसरा सेशन होता है वो होता है मानसून सेशन, जो कि होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। जो आपका बजट सेशन था ये होता है फरवरी से मई तक। अभी जो है प्रेजेंट में जो है आपका बजट सेशन चल रहा है। ठीक है, वो जो है नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है विंटर सेशन। और 2 सेशन के बीच में जो है मिनिमम गैप होता है 6 मंथ का, मिनिमम गैप ये होता है 6 मंथ्स का। इसका मतलब ये है कि आपके मिनिमम 2 सेशन तो होने ही होने हैं, यानी एक साल में आपके मिनिमम जो है 2 सेशन तो होने ही होने हैं। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 सेशन होने ही होने हैं, क्योंकि 2 सेशन के बीच का गैप है 6 मंथ। और भारत में जो एक जनरल कन्वेंशन फॉलो किया जाता है कि 3 सेशन होने चाहिए एक साल में। ठीक है, और जब आपका सेशन एंड हो जाता है उसको कहा जाता है प्रोरोग। तो जब प्रेसिडेंट जो है प्रोरोग का जो है नोटिफिकेशन इशू करते हैं, तो
तो एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सेशन यानी जब संसद का जो सत्र खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं इसको सेशन को एंड करने के लिए। तो जो नोटिफिकेशन होता है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोरोग, ठीक है। यानी जब जब प्रेसिडेंट जो है प्रोरोग का नोटिफिकेशन इशू करेंगे तो क्या माना जाएगा कि जो सेशन है, जो सेशन जो है ऑफिशियली जो है एंड हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। सो आर्टिकल 85 संसद के दोनों सदनों को बुलाने यानी समन, संसद के दोनों सदन के सदस्यों को बुला रहे हैं प्रेसिडेंट, तो उसको बोलते हैं समन। जब यदि सेशन को हमें स्थगित करना है उसको यानी कि सेशन को स्थगित करने के लिए प्रोरोग का नोटिफिकेशन इशू करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। तो ये सब जो मेंशन किया गया ये आर्टिकल 85 में मेंशन है, संसद सम्मान करना, ठीक है, स्थगित करना, लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है, तो ये सभी चीजें जो है आर्टिकल 85 में जो है मेंशन की गई है। और संसद के सदनों को बुलाने और उसको स्थगित करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। और वो आर्टिकल 85 का यूज करते हैं संसद के सत्रों को बुलाने और स्थगित करने के लिए। प्रेसिडेंट जो है समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करते हैं यानी समन करते हैं, ठीक है। और संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो मिनिमम गैप रहता है वो रहता है 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। निम्नलिखित में से किस वर्ष ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट लिया था? तो 1739 में जो है नादिर शाह था, ये था ईरान का शासक, इसने जो दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को खुद से लूट लिया इसने, ठीक है। इस समय जो दिल्ली में जो शासक जो मुगल शासक था, इस समय मुगल का पीरियड जो है मुगल पीरियड चल रहा था इसमें, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला, शाह रंगीला। तो ईरान के शासक नादिर शाह ने जो है दिल्ली पर 1739 में जो है आक्रमण किया था, और इस समय जो मुगल जो बादशाह था वो था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। अब जब इसने आक्रमण किया था नादिर शाह ने, इसने दिल्ली को जो है दिल्ली में जो बहुत ज्यादा लूटपाट की, ठीक है। यहाँ से कोहिनूर हीरा उठा के ले गया यहाँ से ये नादिर शाह, और जो तख्ते था उस यानी कि जो मयूर सिंहासन था उसको भी उठाकर ले गए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे कि मयूर सिंहासन पर यानी तख्ते था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? वो था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। और इसको जो है इसने जेल में बंद कर दिया था जब इसने नादिर शाह ने जो है आक्रमण किया था, यानी इसको कैप्टिवेट कर लिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है कि नादिर शाह ने जो आक्रमण कब किया था दिल्ली में, वो किया था 1739 में, और इस समय जो मुगल शासक कौन थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। ये अपने रंग में जो है व्यस्त रहता था, क्योंकि पावरफुल लीडर नहीं था, ठीक है। और ये अंतिम मुगल शासक था जो कि मयूर सिंहासन पे बैठा था। और जो मयूर सिंहासन था इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। जो मयूर सिंहासन जो था, इसको तख्ते था उसे बोलते हैं हम, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ठीक है। या कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। सो ईरान यानी फारस के शासक नादिर शाह ने जो 1739 में जो है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था। उसने करनाल के युद्ध में जब मुगल सेना को पराजित किया था, क्योंकि उसमें जो है जब मुगल जो आपका शासक है वही वीक है, तो सेना कहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गई, इसलिए क्या हुआ उसने जो आसानी से जो है मुगल सेना को जो पराजित कर दिया था बैटल ऑफ करनाल में। दिल्ली में प्रवेश करने के बाद उसने भीषण नरसंहार किया, यानी लोगों को मारा और अपार धन संपत्ति लूटी, जिसमें जो मयूर सिंहासन उठा के ले गए यहाँ से, कोहिनूर हीरा भी उठा के ले गए थे यहाँ से। कौन? नादिर शाह, यानी इसको पूरी भारी लूटपाट करके ले गए थे यहाँ से दिल्ली से, कहाँ पे अपने फारस में यानी ईरान में, ठीक है। और उसने मुगल सेना को हरा दिया था करनाल के बैटल में, क्योंकि उसमें जो मुगल ये मोहम्मद शाह रंगीला था ये काफी कमजोर शासक था, तो इसलिए झेल नहीं पाया ये आक्रमण और डिफीट कर दिया था आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में किस अधिकारी को वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और व्यापारियों का रजिस्टर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी? यानी किस ऑफिशियल को जो है वस्तु की पर्याप्त आपूर्ति की, भाई वस्तु की आपूर्ति सही से हो रही है, सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, और व्यापारियों को रजिस्टर रखने की जो है जिम्मेदारी दी गई थी। ये दी गई थी सेना या मंडी को। ये ऑफिसर हुआ करता था जिसका काम था कि भाई
वस्तुओं की जो है सप्लाई अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है ये देखना। एंड जो है ये जो मर्चेंट होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन ये करता था कौन, सेनाए मंडी। तो ठीक है, ये इसकी जिम्मेदारी थी, ये काम सब काम करना। तो सेनाए मंडी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त बाजार नियंत्रक था। ठीक है, ये इसका काम था कि ये व्यापारियों का रजिस्टर रखता था, यानी कि जो भी व्यापारी हुआ करते थे, यानी जो भी मर्चेंट हुआ करते थे, उनको जो है इसे सेनाए मंडी से जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। तब उन जो व्यापारियों को जो है लाइसेंस मिलता था बाजार में खरीद और बिक्री करने के लिए। और इसका एक और काम था कि ये बाजार में जो है वस्तुओं की आपूर्ति सही से हो रही है या नहीं हो रही है, और वस्तुओं की जो कीमत है वो ठीक है या नहीं है, यानी कि वस्तुओं की जो कीमत है वो कीमत में अनुसार है या नहीं, इस सब की निगरानी करना इसका काम था। सेनाए मंडी का काम था ये सब करना, यानी कि ये वस्तु, यानी कि ये व्यापारियों का रजिस्टर रखता था। ठीक है, यानी व्यापारी को जो रजिस्ट्रेशन करता था, उनको लाइसेंस देता था। ठीक है, और बाजार में वस्तुओं की सप्लाई सही से हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, और वस्तुओं की कीमतें स्टेबल है या नहीं है, ये सब देखना काम था सेनाए मंडी का। ये सब क्या था, अलाउद्दीन खिलजी की जो स्ट्रिक्ट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी का हिस्सा था। ठीक है, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी वो कौन था, वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसका उद्देश्य क्या था, इन्होंने ये पोस्ट क्यों बनाई थी, ये ऑफिसर क्यों रखा था, इसका उद्देश्य था कि जमाखोरी, ठीक है, कालाबाजारी रोकना, ठीक है, वो कीमतों को स्थिर रखना, यानी कीमतें ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, यानी स्टेबल होनी चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सभी वस्तुओं के जो प्राइस थे वो फिक्स कर दिए थे इन्होंने, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने इस तरह से जो है मार्केट की पॉलिसी अपनाई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेनाए मंडी नाम का एक ऑफिसर जो है अपॉइंट किया था अपने शासनकाल के दौरान। और इसका काम आपको, जैसे मैंने बताया आपको, इसका काम था व्यापारी को रजिस्टर रखना, कि व्यापारी को जो है इससे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। देन ये जो सेना मंडी ऑफिसर था ये उसको लाइसेंस देता था कि भाई तुम बाजार में जो है अपना सामान बेच और खरीद सकते हो। ठीक है, वो बाजार में जो वस्तु की सप्लाई सही से हो रही है या नहीं हो रही है ये सब जो है सेना मंडी देखता था। एंड जो जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत, ठीक है, वो स्टेबल है या नहीं है, ये सब जो है देखना काम था सेना मंडी का, आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में जो है लिग्नाइट कोयला, इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, ये है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है भारत में लिग्नाइट जो कोयला कोयला होता है उसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका, लिग्नाइट जो कोयला होता है वो कौन करता है, तमिलनाडु करता है। तमिलनाडु का जो तमिलनाडु में जो है जो नेवली क्षेत्र है, ठीक है, जो एक एरिया पड़ता है नेवली, यहाँ पे जो है लिग्नाइट कोयले के जो है भंडार पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पे जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यहाँ पे तमिलनाडु के नेवली में। आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है कि भारत में जो है लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहाँ पे जगह का नाम पूछ सकता है आपसे, तो जगह वो है नेवली। यहाँ पे जो लिग्नाइट कोयले के जो है भंडार पाए गए, यानी बड़ी मात्रा में यहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी कृष्णा नदी का सोर्स क्या है, जहां से कृष्णा नदी जो है निकलती है। देखिए जो कृष्णा नदी है प्रायद्वीपीय जो है भारत की क्या है, नदी है। ठीक है, इसका जो सोर्स है वो है महाबलेश्वर, यानी जो महाबलेश्वर जो है पश्चिमी घाट में जो है, वेस्टर्न घाट में जो है ये एक एरिया है। ठीक है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, जो महाबलेश्वर है ये वेस्टर्न घाट में जो लोकेटेड है। यहाँ से जो है कृष्ण नदी का जो है उद्गम होता है, यानी यहाँ से जो है कृष्ण नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जो है पानी गिराती है। ठीक है, सो कृष्ण नदी का जो उद्गम स्थल है जो है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पूर्व वाहिनी नदी में से एक है, यानी कि जो कृष्ण नदी है वो ईस्ट की तरफ जो है फ्लो करती है। और जो कृष्ण नदी है जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी कौन कौन सी है, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना एंड घाटप्रभा एंड मालप्रभा। ठीक है, ये इसकी है सहायक नदियां।
ठीक है, कौन कौन सी? भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा और मालप्रभा, ये क्या इसकी सहायक नदियां है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुनिया का जो एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे स्थित है? वो है भारत के मणिपुर में। ठीक है, आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये जो केबुल नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क दिख रहा है आपको? ये पानी है और यहाँ पे देखो ये कुछ घास वास है, तो तैर रहा है तरफ से, तो इसलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोला गया है। तो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील पर स्थित है। ठीक है, जो आपको पानी दिख रहा है ये लोकटक झील है पूरी। तो यहाँ पे जो ये तैरता हुआ जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम रखा गया है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे जो एक संकटग्रस्त संगा हिरण पाई जाती है, ठीक है ना, कहाँ पे? इसी राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ की तैरती हुई वनस्पति जिसे फुमदी कहा जाता है, इस उद्यान का आधार बनती है। तो आपको दिख रही है हरी हरी घास, ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। जो हरी हरी घास है ना ये वाली, इसको कहा जाता है फुमदी, फुमदी, जो कि बेस बनाती है इसका। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो तैरती वनस्पति को कहा जाता है फुमदी, जो कि इस उद्यान का आधार बनाती है, यानी इसका बेस बनाती है इस पार्क का। ये पार्क उसको तो बोले जहाँ जिसका बेस भी हो। सो दैट्स वाई जो ये जो फुमदी घास है इस नेशनल पार्क का जो है आधार बनाती है। सो इसलिए इसको कहा गया है तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर। और ये जो झील दिख रही है आपको, ये जो है लोकटक झील है। ठीक है, और यहाँ पे जो है संकटग्रस्त हिरण पाई जाती है, इसके लिए जो है फेमस है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार की पहाड़ी श्रृंखलाओं में लोहा एस्क पाया जाता है? तो ये पहाड़ी श्रृंखलाएं कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ओडिशा में। ओडिशा में जो है सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार की पहाड़ी श्रृंखलाओं में जो है लोहा एस्क पाया जाता है, भरपूर मात्रा में जो यहाँ पे आयरन और पाया जाता है। सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार की पहाड़ी श्रृंखलाओं में जो है लोहे अयस्क के भंडार जो है पाए जाते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। यहाँ पे जो लोहे अयस्क जो है बड़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो ओडिशा जो है ये भारत के प्रमुख लोह अयस्क उत्पादक राज्यों में से एक है। यानी कि जो आयरन पाया जाता है ओडिशा में जो है, उसमें जो है काफी अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी कि ओडिशा में जो है लोह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। और जो ये क्षेत्र जो आपका ये वाला क्षेत्र है ना, सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार की जो पहाड़ियां है, ये जो है ओडिशा और झारखंड में जो है लोहे अयस्क की पेटी का हिस्सा है। यहाँ पे जो है उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लोहे अयस्क पाया जाता है। यानी यहाँ पे जो है हेमेटाइट आयरन और पाई जाती है। कहाँ पे? इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में। कौन कौन सी? सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार की पहाड़ी, जो इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में जो है आपका हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। तो ये काफी उच्च गुणवत्ता वाला लोहा होता है। और आपको ओडिशा है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आयरन के भंडार में यहाँ पे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो जो आपको पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में जो है स्थित है। ठीक है, ये जो है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में जो है स्थित एक कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये उद्यान हिम तेंदुआ जिसको स्नो लेपर्ड बोलते हैं और साइबेरियन आइबेक्स जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो ये नेशनल पार्क है आपका, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो हिम तेंदुआ पाया जाता है और साइबेरियन आइबेक्स जैसी प्रजातियां पाई जाती है। पर ये क्या है? संकटग्रस्त है, यानी इंडेंजर्ड है। ठीक है, इनको जो है संकटग्रस्त प्रजाति में जो है गिना जाता है, क्योंकि इनकी तादाद जो है समय के साथ साथ कम हो रही है, इसलिए इसको संकटग्रस्त कहा, इन प्रजाति को जो है संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है। सो और इसकी स्थापना कभी की थी? पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना की गई थी 1987। ये भी आपको ईयर ध्यान रखना है इसको। स्पेशली इंपॉर्टेंट तो आपका ये है कि जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल में पाया जाता है, किस घाटी में? स्पीति घाटी में। और ये किसका हिस्सा है? ये कोल्ड जो डेजर्ट है राष्ट्रीय उद्यान उसका जो है हिस्सा है। ठीक है, यानी उस जो आपका ट्रांस हिमालयन वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, स्पेशली क्या है वो आपका शीत मरुस्थलीय यानी कोल्ड डेजर्ट एक टाइप का, वहां पे जो है लोकेटेड है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान।
और यहाँ पे जो है दो प्रजातियां पाई जाती है संकटग्रस्त, जो कि हिमतेंदुआ है और साइबेरियन आइबेक्स। ठीक है, ये संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, यानी इनकी तादाद जो है समय के साथ कम हो रही है। कुछ टाइम के बाद ये दिखना भी बंद हो जाएगी इनका संरक्षण नहीं किया गया तो। और इसकी स्थापना की गई थी, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना की गई थी 1987। ये कुछ फैक्ट्स है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? यानी भाबर क्षेत्र जो है किस एरिया को हम जो है भाबर क्षेत्र बोलते हैं? तो हिमालय की जो फुटहिल्स होती है ना, उसके आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं भाबर क्षेत्र। ठीक है, जो आपकी हिमालय की फुटहिल्स होती है, फुटहिल्स मतलब जो हिमालय का जो किनारा होता है, ये वाला किनारा, जैसे हिमालय होगा आपका। ठीक है, उसकी जो फुटहिल्स होती है ये वाला, इस एरिया को बोलते हैं हम भाबर क्षेत्र। इसको मैं इसे देख लेते हैं हम। देखिए, जो आपका हिमालय है, तो हिमालय की सबसे जो साउदर्न मोस्ट जो रेंज है, जो सबसे दक्षिणतम जो रेंज है, वो है आपकी शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज की जो फुटहिल्स में जो आपका एरिया है, ठीक है, ये वाला 8 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है, जो आपका ये वाला एरिया 8 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे पत्थर दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको कहा जाता है भाबर क्षेत्र। ठीक है, इसको कहा जाता है भाबर क्षेत्र। उसके बाद आपका आता है तराई क्षेत्र, यानी कि शिवालिक रेंज के साउथ में आएगा भाबर क्षेत्र, और भाबर क्षेत्र के साउथ में आएगा तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र के नॉर्थ में, सॉरी, साउथ में आएगा खादर क्षेत्र, खादर और बांगर। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। पहले आपका जो हिमालय की जो फुटहिल्स होती है, जिसको हम एक तरह से हम बोल भी सकते हैं शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। ठीक है, इसके नॉर्थ में जो है, सॉरी साउथ में, इसके साउथ के फुट हिल्स में जो है आपका आता है भाबर रीजन, भाबर क्षेत्र। और इसके भी साउथ में आता है तराई। ठीक है, और तराई की भी साउथ में आता है आपका खादर एंड बांगर। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, आपसे एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, पहले आता आपका भाबर, तराई, खादर एंड बांगर। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और एक इसकी बात हो रही, साउथ की बात हो रही है। शिवालिक रेंज के साउथ में आएगा भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र के साउथ में आएगा तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र के साउथ में आएगा खादर एंड बांगर। ठीक है, देखिए जो भाबर क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है शिवालिक, जब हिमालय से जो नदियां जो है अपने साथ जो है कंकड़ पत्थर जो है बहाकर लाती है, और जो है इस पट्टी में जो है जो 8 से लेकर 10 किलोमीटर की जो पट्टी है, ये दिख रही है आपको जो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो नदी है जो है अपने साथ जो कंकड़ और पत्थर लाती है, अवसाद लाती है, इसको यहाँ पे जमा कर देती है। तो यहाँ पे जो है एक नैरो पट्टी बन जाती है, 8 से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज में जो है एक नैरो पट्टी बन जाती है कंकड़ और पत्थरों की। ठीक है, और जो कंकड़ पत्थर है इनके बीच में होता है गैप, तो इसलिए जो है यहाँ पे नदियां जो है विलुप्त हो जाती है, यानी नदियां जो है इन पत्थरों के नीचे से होकर बहती है, यानी दिखाई नहीं देती। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, किस रीजन में जो है नदियां दिखाई नहीं देती है? ठीक है, वो है आपका भाबर वाला जो रीजन है। ठीक है, इस रीजन में जो है नदियां आपकी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, जब वो पहाड़ों से निकलती है तो भाबर रीजन में जो है नदियां विलुप्त हो जाती है। क्यों हो रही है विलुप्त? क्योंकि जब नदियां जो है अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती है, ठीक है, इनका आकार काफी बड़ा रहता है, ठीक है ना, और कंकड़ पत्थर जो है, और इनके बीच में जो क्या होता है, हाँ, गैप होता है, जैसे दिख रहा है आपको गैप, इनके बीच में गैप होता है, तो नदियां जो है इनके नीचे से होकर बहती है, यानी विलुप्त हो जाती है, एक तरफ से हमें दिखाई नहीं पड़ती नदियां। तो इस रीजन को बोलते हैं भाबर रीजन, जहाँ पे नदियां जो है दिखाई नहीं पड़ती है। और ये क्या होता है, ये आपका जो हिमालय है, जो हिमालय की रेंज है, ये भी हिमालय का पार्ट ही है। तो हिमालय के फुटहिल्स में जो है आपका भाबर क्षेत्र पाया जाता है, 8 से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज में। ये एक संकीर्ण पट्टी होती है इस टाइप से, ये इस टाइप से क्या, एक संकीर्ण पट्टी है 8 से लेकर 10 किलोमीटर की। इसकी जो चौड़ाई है 8 से लेकर 10 किलोमीटर चौड़ाई है, ठीक है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, नदियां जो है विलुप्त हो जाती है, यानी दिखाई नहीं पड़ती। ये नदियां जो है इन जो कंकड़ पत्थर है इनके नीचे से होकर बहती है। एंड उसके जो भाबर के साउथ में जो है आपका पड़ता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में क्या होता है, जो नदियां जो विलुप्त हो गई थी, ये दोबारा से जो है दिखाई पड़ती है सरफेस पे। जो तराई क्षेत्र जो एरिया होती है, यहाँ पे क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नदियां एक तरफ से ऊपर आ जाती है स्थल के, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी अलग अलग प्रजाति के जीव और जंतु, पेड़ पौधे यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। कहाँ पे, तराई क्षेत्र में। यहाँ पे पानी जो है सरफेस पे आ जाता है, किसके बाद, भाबर के बाद। भाबर में जो है जो नदियां थी वो विलुप्त हो गई थी, यानी जो कंकड़ पत्थर के नीचे से बह रही थी। लेकिन तराई क्षेत्र में जो है नदियां दोबारा से जो है दृश्यमान हो जाती है, यानी दिखाई पड़ती है।
और इसी क्षेत्र में जो है हाई जो है बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि नदी का पानी जो है सरफेस पे आ जाता है। उत्तराई की साउथ साउथ में जो आता है वो आता है खादर रीजन। तो इसको पढ़ते हैं हम थोड़ा, खादर रीजन किसे बोलते हैं, खादर और बांगर। देखिए जो खादर रीजन होता है ये होता है आपका नदियों के आसपास का क्षेत्र, उसको बोलते हैं हम खादर। ठीक है, खादर का जो दूर का क्षेत्र है, यानी खादर से भी जो दूर का क्षेत्र है उसे बोलते हैं बांगर। यानी जो बांगर भी जो है बांगर भी जो है नदियों के आसपास आसपास का क्षेत्र होता है, लेकिन ये काफी दूर होता है नदियों से। और जो नदी के जो ज्यादा पास होता है उसे बोलते हैं खादर क्षेत्र, उसे बोलते हैं खादर क्षेत्र। यानी खादर और बांगर नदियों के आसपास का ही क्षेत्र है, परंतु जो बांगर वाला जो क्षेत्र है, जो एरिया है, ये नदियों से काफी दूर है। और जो खादर वाला एरिया है ये नदियों के आसपास सटा हुआ जो क्षेत्र है। तो खादर में क्या होता है, नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और बांगर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका रीजन क्यों है, ऐसा क्यों है, यहाँ पे नई क्यों पाई जाती है, पुरानी क्यों पाई जाती है? क्योंकि देखिए नदियों में जो है मानसून के दौरान जो है हर साल बाढ़ आती है। तो इस तो जहां जहां तक जो है नदी का पानी पहुंच पाता है, तो वहां तक जो है जो मिट्टी है, नदियां जो है हर साल जब उसमें बाढ़ आती है तो नदियां जो है वहां की मिट्टी क्या करती है, रिचार्ज कर देती है। यानी कि जहां जहां तक नदी का पानी जाएगा, ठीक है, बाढ़ के दौरान, तो वहां पे जो है नई मिट्टी आ जाएगी हर साल। ठीक है, तो इसलिए खादर में क्या होता है, इसलिए इसको बोला जाता है नई जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे हर साल जो है नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। समझ रहे हो आप? अब जो बांगर वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो है लाखों करोड़ों साल पहले जो है नदियों द्वारा नदियों को पानी आया होगा। ठीक है, तब जो है नदियां यहाँ पे जो मिट्टी बहाकर लाई लाई होगी। तो ये तब से पुरानी मिट्टी है इस टाइप से। ठीक है, लेकिन जो खादर वाला रीजन है, जो नदियों के काफी क्लोज वाला एरिया है, तो वहाँ पे जो हर साल बाढ़ आती है। इस कारण क्या होता है, जो मिट्टी होती है हमारी रिचार्ज रिचार्ज हो जाती है बार बार, है ना। यानी हर साल जो है वहाँ पे नई मिट्टी में देखने को मिलती है। इसलिए कहा जाता है इसको, खादर को, नई जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। और बांगर क्या होता है, जहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे लाखों करोड़ों साल पहले जो है नदियों द्वारा जो है मिट्टी बहाकर लाई गई होगी, अवसाद बहाकर लाई गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे हर साल जो है नदी का पानी पहुंच नहीं पाता। तो जहां जहां तक नदी का पानी पहुंच रहा है, तो वहां पे जो हर साल नई मिट्टी आएगी। इसलिए इसको कहा जाता है, उसको नाम दे दिया हमने खादर। जहाँ पे बहुत लाखों करोड़ साल पहले जो है मिट्टी बहकर आई होगी, है ना। यहाँ पे काफी टाइम से जो है मिट्टी, मतलब नई मिट्टी जो है रिचार्ज नहीं हुई है, उस वाले क्षेत्र को बोलते हैं हम बांगर क्षेत्र। बस आपको ध्यान इतनी रखना है, यानी कि जहाँ पे जिस जिस क्षेत्र तक जो नदी का पानी पहुंच पा रहा है हर साल, उसको कह दिया हमने खादर। जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पा रहा नदियों का, उसको कह दिया हमने बांगर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया वो अच्छे से। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है इसमें, जो सीक्वेंस है वो इंपॉर्टेंट है। कि शिवालिक रेंज के साउथ में जो फुटहिल्स है, शिवालिक रेंज की जो फुटहिल्स है, तो उसका जो फुटहिल्स वाला जो एरिया है उसको कहा जाता है भाबर। भाबर के भी साउथ में जो एरिया पड़ता है उसे कहा जाता है तराई। और तराई की भी जो साउथ में एरिया पड़ता है उसे कहा जाता है खादर एंड बांगर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आय से परे गरीबी को कई अभावों के आधार पर मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारतीय राष्ट्रीय एमपीआई में शामिल नहीं है? यानी कहना चाह रहा है, देखिए जो नीति आयोग जो है बहुआयामी जो सूचकांक होता है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, ये जारी करता है कौन? नीति आयोग करता है जारी। ठीक है, तो जो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको मापने के लिए, यानी गरीबी मापने के लिए जो है नीति आयोग जो है 3 डायमेंशन का यूज करता है, यानी 3 आयामों को यूज करता है कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं है। तो वो 3 आयाम कौन कौन से हैं? सॉरी, हाँ, वो आयाम कौन कौन से, वो आपके आयाम होंगे एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड एंड हेल्थ। इन 3 आयामों का यूज करता है कौन? नीति आयोग, गरीबी पता करने के लिए। ठीक है, यानी गरीबी की रिपोर्ट देने के लिए हर साल। ठीक है, तो 3 आयाम कौन कौन से आपके? वो है शिक्षा, जीवन स्तर और स्वास्थ्य। रोजगार ऐसा कोई आयाम नहीं है। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि कौन सा आयाम जो शामिल नहीं है, यानी एमपीआई में जो है कौन सा आयाम जो है शामिल नहीं है, वो है एम्प्लॉयमेंट जो है ये शामिल नहीं है। नीति आयोग जो है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो ये किस बेस में आता है? इसके 3 बेस है, जो इसके 3 आयाम, 3 डायमेंशन है। कौन कौन से? एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है और हेल्थ है। इनका यूज करता है नीति आयोग गरीबी मापने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। सो भारत का राष्ट्रीय एमपीआई 3 प्रमुख आयामों पर जो है आधारित है। सॉरी, वो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, इसमें जो है पोषण देखा जाता है, स्कूली शिक्षा के वर्ष देखा जाता है ना, खाने पकाने का ईंधन हो गया, स्वच्छता हो गई, पानी का और पीने योग्य पानी हो गया, बिजली हो गई, आवास हो गया, है ना, संपत्ति हो गई। तो इस टाइप के जो है इंडिकेटर्स इसमें जो है शामिल है। यदि कोई व्यक्ति जो है इन सभी से जो वंचित है, उसको माना जाएगा गरीब।
रोजगार को जो है राष्ट्रीय एमपीआई में जो है शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो आपका रोजगार है इसका आंसर हो जाएगी, इसको जो है जो आपका रोजगार है इसको जो है एमपीआई में शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यह कोई भी आयाम नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कि कर सुधार समिति 1991 के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, जो आपकी एक समिति बनी थी टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी, ये बनी थी 1991। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे राजा जे चिलैया। ठीक है, तो इसको हम कभी कभी जो है चिलैया समिति भी बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो 1991 में जो है टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे राजा जे चिलैया। ठीक है, इन्होंने जो है टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड जो प्रावधान दिए थे, यानी अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि हम जो है टैक्स रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं, क्या क्या सुधार करने होंगे हमको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, ये सब जो है इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी इनके ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है, जो टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी थी जो 1991 में जो है एस्टेब्लिश हुई थी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे राजा जे चिलैया। ठीक है, तो जो कर सुधार समिति 1991 के अध्यक्ष कौन थे? राजा जी चिलैया थे। यह समिति जो है आर्थिक उदारीकरण के दौरान भारत की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जो कर व्यवस्था है उसमें जो है सुधार हेतु गठित की गई थी, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो स्ट्रक्चर था भारत का, ठीक है, उसमें जो है उसमें सुधार करना, किस टाइप से हम जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार कर सकते हैं, है ना, और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके प्रावधान हेतु जो है इस कमेटी का गठन किया गया था 1991 में, यानी टैक्स रिफॉर्म्स लाने के लिए। जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए इस समिति का जो है गठन किया गया था। उसके चेयरमैन आपको बता दिया, इसके चेयरमैन थे राजा जी चिलैया। समिति ने जो है कर दरों के सरलीकरण, ठीक है, और कर के आधार के विस्तार की सिफारिश की, यानी इन्होंने जो है रिकमेंडेशन दी थी टैक्स को जो सिंप्लीफाई करने के लिए और टैक्स को जो है ब्रॉडनिंग करने के लिए, यानी विस्तार करने के लिए। ठीक है, सब कुछ में इंपॉर्टेंट ये है कि इस समिति के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? राजा जी चिलैया। और इसने जो है डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है, इस व्यवस्था में जो सुधार करने के लिए इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, एशियाई विकास बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, 1966 में। इसकी स्थापना जो है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस जो एशियाई विकास बैंक था इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में जो है आर्थिक और सामाजिक विकास को जो है बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, आपको इसमें ध्यान रखना है, इसका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है मनीला में। मनीला कहाँ पड़ता है आपका? फिलीपींस में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि जो एशियाई विकास बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका मनीला। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में जो इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से अर्जित कुल आय को दर्शाता है? व्यक्तिगत आयकर कटौती से पहले। तो यानी आपकी जो टोटल इनकम है, जितना आप कमा रहे हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पर्सनल इनकम। ठीक है ना, यानी कि किसी व्यक्ति की सभी सोर्सेस से, सोर्स कुछ भी हो सकता है ना, कोई बंदा बिजनेस कर रहा हो, है ना, कोई अदर काम भी कर रहा हो, तो यानी ये पूछ रहा है कि सभी सोर्स से जो मिलकर जो उसने पैसे कमाया है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पर्सनल इनकम, यानी किसी व्यक्ति की टोटल इनकम उसे कहा जाता है पर्सनल इनकम। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लेते हैं आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, ठीक है, आपकी सैलरी 50,000, 50K। ठीक है, तो जो आपको जो हर मंथ जो 50,000 सैलरी मिल रही है, ये क्या हो गया? आपकी पर्सनल इनकम है कि आप कंपनी में काम कर रहे हो और वहां से आपको 50,000 मिल रहे हैं हर मंथ में। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम पर्सनल इनकम। एक होती है आपकी डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, थोड़ी आप इसको मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल से। सो देखिए, आपकी सैलरी 50,000 रुपये, ठीक है, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां से आपको मिल रहे 50,000 रुपये, तो ये क्या होगी? आपकी पर्सनल इनकम। ओके, तो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने जो है अब आप कमा तो रहे हो तो आपका इनकम टैक्स भी कटेगा। तो मान लेते हैं आपका 3,000 रुपये जो है आपका इनकम टैक्स कटता है। ठीक है, ये कटता है आपका इनकम टैक्स।
ठीक है। और आपने जो है होम लोन लिया है, आपने घर बनाया है, बहुत अच्छा, आपने होम लोन लिया है तो हर मंथ जो है आपके 2,000 रुपये की किस्त कटती है होम लोन की, ठीक है। लोन की किस्त कटती है आपकी कितने रुपए, 2,000 रुपये, ठीक है। तो आपके पास बचता कितना है फिर खर्च करने के लिए, आपके आपके पास बचता कितना, 45,000, ठीक है ना। वही 3,000 रुपये तो आपने इनकम टैक्स दे दिया, ठीक है, जो आयकर हो गया। और 2,000 रुपये क्या है, आपका लोन की पेमेंट है, ठीक है ना। आपने होम लोन लिया है मान लेते हैं, तो 2,000 रुपये तो उसकी पेमेंट है। तो आपके 5,000 रुपये जो है हर मंथ जो है आपकी सैलरी से कटनी है। तो आपके पास खर्च करने के लिए कितने पैसे बचेंगे, वो बचेंगे आपके 45,000। तो इसको ही कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम, यानी ऐसी इनकम जिसको हम खर्च कर सकते हैं। सो आपके पास जो 45,000 रुपए हैं, इसको आप खर्च कर सकते हो, आप घूम फिर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है ना। लेकिन आपको जो है, आपकी जो 50,000 रुपये आपको जो सैलरी थी, आप इसको खर्च सोचना कर दोगे पूरी, आपको 5,000 रुपये इसमें से आपके कट आउट भी तो हो रहे हैं, 3,000 रुपये आपके इनकम टैक्स में जा रहे हैं, 2,000 रुपये का आपको लोन देना है, लोन की पेमेंट देनी है, सॉरी, ठीक है ना। तो आपके पास जो कट कुट के जो आपके पास पैसा बच रहा है वो कितना है, 45,000 रुपये है। तो 45,000 रुपये वो जो है आप फ्रीली जो है आपको इसको आप खर्च कर सकते हो, कुछ भी ले सकते, खरीद सकते हो, घूमने जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप 45,000। तो आपके जो 45,000 रुपये हैं, इसको कहा जाएगा कोई डिस्पोजेबल इनकम, यानी व्यय व्यय योग्य आय, यानी ऐसी आय जिसको हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या, कैसे, वो उसे कहते हैं हम डिस्पोजेबल इनकम, यानी व्यय योग्य आय, ठीक है। पर्सनल इनकम क्या होती है, टैक्स से पहले, यानी कोई भी चाहे आयकर हो या कि कोई हमारी पेमेंट कटनी होती है, यानी कटौती से पहले, ठीक है ना, यानी इनकम में कटौती से पहले की जो आय होती है उसे कहा जाता है पर्सनल इनकम। एंड जब टैक्स वैक्स कट जाता है या आपकी जो अदर पेमेंट्स होगी, ठीक है, वो लोन की पेमेंट्स होती है, कुछ अदर पेमेंट्स भी हो सकती है, कटौती के बाद जो आपकी पेमेंट बचते हैं आपके पास, तो आपके पास कटौती के बाद जो पैसे बचते हैं, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, कहीं भी घूम फिर सकते हो, उसको कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपने जो भी आपने पढ़ा है उसका रिविजन करते रहिए आप। और इस लेक्चर की आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। सो थैंक यू आप सभी का, जय हिंद।